कुसुम जी, हमें आपकी बेटी तो बहुत ही पसंद आई। आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अगर आपकी भी हाँ है तो हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त तय करवा लेते हैं। बहन जी, हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा समय दीजिए। हमारी छोटी बेटी रीना के लिए अच्छा लड़का मिलते ही हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम इंतजार कर लेंगे। आप आराम से अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए। कुछ ही दिनों में मोहन की छोटी बेटी के लिए एक बहुत ही अमीर घराने से रिश्ता आता है। भाई साहब, मेरे बेटे ने आपके एक रिश्तेदार की शादी में आपकी छोटी बेटी को देखा था। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर में ही तय करें। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इतने अमीर घराने से आए रिश्ते को देखकर रीना तुरंत ही अपने पिता को उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। रीना की हाँ सुनकर मोहन भी बड़े घराने में उसकी शादी करने के लिए राजी हो जाता है। वर्षा दीदी, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इतने अमीर घराने में मेरा रिश्ता तय हुआ है कि मुझे तो वहाँ कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने भी मेरी तरह बीए कर ली होती तो आज आपकी शादी भी एक अमीर घराने में तय हो जाती। लेकिन आप ठहरी 5वीं पास। खैर छोड़िए, अब जैसी जिसकी किस्मत। कुछ ही दिनों में उनकी बड़ी बेटी वर्षा की शादी एक गरीब घर में और छोटी बेटी रीना की शादी एक अमीर घर में हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों का अपने अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। आओ वर्षा बेटा, अपने दाहिने पैर से इस कलश को ठोकर मारकर आगे बढ़ो। अब सुषमा अपने दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारती है कि तभी उसकी ननंद अंदर से अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए आती है। एक मिनट भाभी, अभी आप अंदर नहीं आ सकती। पहले मुझे आपके स्वागत की आरती तो करने दीजिए। मेरे भैया और भाभी को किसी की नजर ना लगे। अब रिंकी बड़े ही प्यार से अपने भैया और भाभी के स्वागत के लिए आरती करती है और वर्षा को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई खिलाती है। पता है भाभी, ये मिठाई मैंने खास आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। बताइए तो कैसी लगी? बहुत अच्छी है। अरे, अब तू बोलती ही रहेगी या इन दोनों को अंदर भी आने देगी? आ जाओ बेटा, तुम दोनों अंदर आ जाओ। जहां वर्षा के ससुराल वाले उसका स्वागत बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी छोटी बहन रीना के साथ उसके ससुराल वाले बड़ा ही औपचारिक व्यवहार करते हैं। यश जी, क्या कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा? नई बहू जब घर में आती है तो उसके स्वागत के लिए आरती की जाती है और कलश गिराकर घर में उसका स्वागत किया जाता है। अरे रीना, ये सब फालतू की चीजें हैं। हम मॉडर्न लोग हैं, हम इन सब चीजों को नहीं मानते। चलो अंदर चलते हैं। रीना अब यश के साथ अंदर जाती है तो उसकी सास और ननंद दोनों ही ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। उन दोनों में से कोई भी रीना की तरफ देखता भी नहीं और ना ही वो रीना के साथ नई बहू के घर में आने की कोई रस्म पूरी करते हैं। तुम माँ और प्रिया को क्या देख रही हो? चलो हम अपने रूम में चलते हैं। अमीर घर के लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर रीना को बहुत ही अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था अमीर घर में शादी करके जाऊंगी तो वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मेरा स्वागत करना तो दूर, मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। दोनों बहनों की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी वर्षा का पति उसे मूवी दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। सुरेश जी, आपको पता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार थिएटर में पिक्चर देखी है। आज से पहले मैं कभी किसी के साथ मूवी देखने नहीं गई। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ पर मंगलू अंकल की स्पेशल पाव भाजी खाया करता था। चलो आज मैं तुम्हें वही खिलाता हूँ। वहीं एक अमीर घराने में शादी होने के बावजूद भी रीना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यश जी, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए। चलिए ना, हम मूवी देख कर आते हैं। मैं बहुत टाइम से थिएटर में मूवी देखने नहीं गई। देखो यार, मुझे मूवी वगैरह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ थिएटर में बैठकर 3 घंटे तक मूवी देखूं। तुम्हें मूवी देखने का इतना ही मन है तो अकेली चली जाओ। मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये लो पैसे। यश अपने जेब से पैसे निकालकर रीना पर फेंक देता है। अपने पति का ऐसा बर्ताव देखकर रीना के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। अब मिल गए ना पैसे तो जाओ और जो करना है करो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं, रहने दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपके साथ मूवी देखनी थी। अब अगर आप भी मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मुझे भी कोई मूवी नहीं देखनी। ये लीजिए आपके पैसे। अपने पति को उसके पैसे वापस देकर रीना कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी यश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। तभी अचानक शाम को रीना की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो यश को फोन करती है। यश जी, आप जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्लीज घर आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। अभी शाम तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आया हूं, इसीलिए सुबह तक ही घर आऊंगा। तुम माँ या प्रिया से कह दो, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। और प्लीज अभी मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना। यश की बात सुनकर रीना को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई अपने सास और ननंद के पास जाती है। लेकिन वे दोनों भी उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देते और उसे अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर देकर वापस भेज देती है। हे भगवान, इन्हें तो मेरी तबीयत की भी कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों की अमीरी देख करके ये कैसे घर में शादी कर ली मैंने। अगर मैं अपने घर पर होती तो अभी तक माँ ने पूरा घर सिर पर उठा लिया होता, और वर्षा दीदी तो पूरे रात मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास ही बैठी रहती। रीना अब खुद ही अपने फोन से डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पर आकर उसका चेकअप करके उसे दवाई दे देते हैं। जब रीना की बीमारी में भी उसके ससुराल वाले उसका कोई ख्याल नहीं रखते तो उसका मन बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपनी बड़ी बहन वर्षा की बहुत याद आती है। इस घर में रह रहकर तो मैं बस तंग आ चुकी हूँ। एक काम करती हूँ, वर्षा दीदी से मिलने उनके घर चली जाती हूँ। मैं भी तो देखूं उनके गरीब ससुराल में उनकी कैसी खातिरदारी हो रही है। बेचारी पूरे दिन घर का काम ही करती रहती होगी। रीना वर्षा से मिलने उसके ससुराल जाती है तो देखती है कि उसकी ननंद रिंकी घर की साफ सफाई कर रही है और उसकी सास चूल्हे पर सबके लिए खाना बना रही है। अरे रीना बेटा, तुम कब आई? हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। आओ आओ, अंदर आकर बैठो। दीदी घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं, भाभी अपने कमरे में आराम कर रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्हें दवाई देकर सुला दिया। बाहर सबकी आवाज सुनकर वर्षा की नींद टूट जाती है। वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो बाहर रीना को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे रीना, तू कब आई? और माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा तो था कि मैं उठकर अपने आप खाना बना लूंगी। और रिंकी, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू कोई काम मत करना, लेकिन उसके बाद भी तूने सारा घर साफ कर दिया। भाभी, आपका बस चले तो आप मुझे और माँ को कुछ करने ही ना दो। आपकी तबीयत अभी खराब है तो कम से कम अभी तो हमें कुछ काम करने दीजिए। हाँ, और ये ले, जल्दी से ये काढ़ा पी ले। डॉक्टर ने बोला था कि दिन में 2 बार काढ़ा पीना है। अब तक एक भी बार नहीं पिया तूने। वर्षा के बीमार होने पर उसकी सास और ननंद उसका खूब ख्याल रखती है, जिसे देखकर रीना को अपने ही दिन याद आ जाते हैं कि जब उसकी तबीयत खराब थी तो उसके ससुराल वालों ने उसका जरा सा भी ध्यान नहीं रखा था। उन बातों को सोचकर रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। अरे रीना, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, लगता है आप बीमार हो, इसलिए आपकी बहन को आपकी चिंता हो रही है। पागल कहीं की, सच बता, क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, बस आप सब में इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।
आपको पता है, जब कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी एक कप चाय तक बनाकर नहीं दी। यहाँ तक कि मैंने डॉक्टर को भी खुद ही कॉल करके घर पर बुलाया। मुझे लगता था कि अमीर घर में शादी करके जाऊंगी तो वहाँ बहुत खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि उस प्यार से मिलती है जो आपका परिवार आपसे करता है। इतना कहकर रीना फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर वर्षा और उसके ससुराल वालों को भी रीना के लिए बहुत बुरा लगता है। तब वर्षा रीना के ससुराल वालों को समझाने उसके साथ उसके ससुराल जाती है। वर्षा की बातों को सुनकर रीना के ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं और यश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो रीना, मैं आज के बाद फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। मैंने बचपन से अपने घर में जो देखा वही सीखा। हम लोगों की सोसाइटी ही ऐसी है जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इस बीच में यही भूल गया कि तुम पराई नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। आई एम सो सॉरी रीना। यश की बातें सुनकर रीना की सास और ननंद भी अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वर्षा की तरह ही रीना भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि इंसान की असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि प्यार करने वाले परिवार से होती है। रोशन और उसकी पत्नी शीला के यहाँ शादी के बाद पूरे 5 साल बाद बच्चे की किलकारी गूंजी। शीला ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रोशन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी बेटियों को देखने के लिए आया तो हैरान रह गया। उसकी एक बेटी दूध की तरह सफेद तो दूसरी तवे के समान काली थी। सिस्टर, क्या ये सांवले रंग की बेटी भी मेरी है? हाँ जी सर, बिल्कुल आप ही की बेटी है। आपकी मिसेस ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी इतनी गोरी और एक इतनी काली? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, ये सब तो भगवान की देन है। शीला भी अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान थी, लेकिन माँ की ममता दोनों के लिए बराबर थी। अगले दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आ जाती है। जो कोई भी उन दोनों बेटियों को देखता तो हैरान हो जाता। वो काली बेटी का नाम महिमा रखते हैं और गोरी बेटी का नाम गुंजन। वक्त बीतता है और दोनों लड़कियां 5 साल की हो जाती हैं। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां गुंजन बहुत जिद्दी लड़की थी, वहीं महिमा बहुत ही प्यारी और संयम वाली लड़की थी। मुझे मेरे खेलने के लिए अलग से गुड़िया चाहिए। मैं महिमा की गुड़िया से नहीं खेलूंगी। कोई तेरा मेरा नहीं है, गुड़िया एक ही आई है, इसलिए दोनों बहनें मिलकर खेलो। मैंने कहा ना कि मेरे को नई गुड़िया चाहिए तो बस चाहिए। मैं नहीं खेलूंगी इस वाली गुड़िया से। गुंजन, मुझे गुड़िया पसंद नहीं है, तुम गुड़िया रख लो। नहीं तो नहीं। महिमा गुड़िया को वहीं रखकर अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद गुंजन उसी गुड़िया से खेल रही थी। उनके यहाँ जो कोई भी रिश्तेदार या साथी आते, वो दोनों बेटियों को देखकर हैरान हो जाते कि जुड़वा बेटियां और इतना अंतर। दोनों ही बेटियां सुंदर थी, लेकिन महिमा काली होने के साथ ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखें सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। एक बार रोशन दोनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आया, लेकिन गुंजन जिद करने लगी कि महिमा का फ्रॉक ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसे वही चाहिए। गुंजन बेटा, मैं देख रहा हूँ जो चीज महिमा के लिए आती है तो उसी को ही लेने लग जाती है। आप महिमा के लिए सुंदर चीजें क्यों लेकर आते हो? वो तो काली है। तुम गोरी हो, वो काली है, ये तुम क्या कहती रहती हो? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारी बहन है? उसकी हर चीज लेने लग जाती हो, ये बहुत गलत बात है। लेकिन गुंजन जिद करके महिमा का फ्रॉक ले लेती है। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए कल एक नया फ्रॉक ले आना। और वैसे भी ये रंग बहुत अच्छा है, गुंजन पर ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर गुंजन खुश हो जाती है। आस पड़ोस के बच्चे ज्यादातर गुंजन के साथ खेलना पसंद करते। महिमा को देखकर सब काली काली कर चिल्लाने लगते। महिमा जब तक छोटी थी वो इन बातों को इतना नहीं मानती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसे बच्चों का इस तरह काली काली बोलना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी, मैं बाहर नहीं खेलने जाऊंगी, सब मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं। महिमा बेटी, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम कभी झगड़ा नहीं करती, तुम सबकी बात मानती हो, और तुम्हें पता है ना कि गुंजन तुम्हारी बहन है और जिद्दी है, लेकिन फिर भी तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करती हो।
तुम्हारी यही सारी क्वालिटीज तुम्हें बहुत बड़ा बनाती हैं। और फिर तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, ये क्यों भूल जाती हो? शीला अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काली काली यही आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। स्कूल से लेकर आज वो कॉलेज में आ गई थी, लेकिन काले होने का जो दंश उसने बचपन में झेला वो अब तक झेल रही थी। यहां तक कि गुंजन तो चाहती भी नहीं थी कि जहां उसका एडमिशन हो रहा है महिमा भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले। और कॉलेज जाने के बाद गुंजन महिमा से दूर ही रहती थी। एक दिन की बात है, महिमा, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आते हैं, तुम अपनी बहन गुंजन को क्यों नहीं समझाती कि उसे भी अच्छे नंबर लाने चाहिए? टीचर के ऐसा बोलते ही सारी क्लास के बच्चे हैरानी से गुंजन और महिमा को देख रहे थे। 3 महीने उन दोनों को कॉलेज में आए हुए हो गए थे, लेकिन आज पहली बार सबको पता चला कि दोनों सगी बहनें हैं। कितनी हैरानी की बात है, हमें तो आज ही पता चला कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। हाँ यार, मैंने भी पहली बार देखा है कि एक बर्फ है तो दूसरी काली घटा। कितनी हैरानी की बात है, गुंजन तो मेरी दोस्त है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि महिमा उसकी सगी बहन है। क्लास खत्म होने के बाद गुंजन महिमा के ऊपर चिल्ला रही थी, मैंने कहा था ना पापा से कि तुम्हारा एडमिशन मेरे कॉलेज में ना कराए, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है आज। ये तुम क्या कह रही हो गुंजन? मेरे यहाँ होने से तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो सकती है? क्या गोरी काली बहनें नहीं हो सकती? हो सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन के लिए ऐसा सोचती हो। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे। ये कहकर महिमा रोते रोते कॉलेज से निकल जाती है कि तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे अरे, कहाँ हवा के घोड़े पर सवार हो रखी हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? सॉरी सर। वो आदमी उसे उठाता है और महिमा को जब वो देखता है तो देखता ही रह जाता है। ब्यूटीफुल, यूनिक, अडोरेबल। हमारे इंडिया में भी इतनी सुंदर लड़की है और मुझे पता ही नहीं था। इसी कॉलेज में पढ़ती हो? नाम क्या है तुम्हारा? महिमा उस आदमी के मुंह से अपने लिए इतने सुंदर शब्द सुनकर खुश होने की बजाय गुस्सा हो जाती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैं काली हूँ, भद्दी हूँ, मुझे पता है। यहाँ यूं सड़क पर मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं मैं। तुमने आज तक खुद को अपनी आंखों से या लोगों की नजरों से देखा है, लेकिन मैं अपनी नजर से देख रहा हूं। मेरा नाम समीर है और मैं एक फोटोग्राफर हूं। आप जो कोई भी है, लेकिन आपको मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। ये कहकर महिमा वहां से चली जाती है, लेकिन वो आदमी महिमा के बारे में ही सोचता रहता है। घर आने के बाद महिमा बहुत रोती है। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिमा कहती है कि उसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करा दो। ये तुम्हें क्या हो गया महिमा बेटी? तुम लोगों की जबान को नहीं रोक सकती? इस कॉलेज में पढ़ो या किसी और कॉलेज में पढ़ो, सब तुम्हारे रंग को लेकर बातें बनाएंगे ही। अब तो तुम्हें इन सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग काम कर सकती हो। जब तुम कुछ बन जाओगी, कोई भी तुम्हारे रंग को कुछ नहीं कहेगा। मुंह पर नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे तो सब कहेंगे ना। हाँ तो कहने दो, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। अब तुम उन लोगों की बातों को किस तरह लेती हो ये तुम्हारे ऊपर है। बस करो अब रोना धोना और मुंह हाथ धो पानी पियो और आने दो गुंजन को। मैं आज उसे अच्छी तरह समझाता हूँ। लेकिन उल्टा गुंजन घर आते ही अपने माता पिता पर भड़क जाती है। सच सच कहो माँ, ये मेरी सगी बहन है भी या नहीं? आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। कहाँ ये और कहाँ मैं इतनी गोरी। या तो इसको इस कॉलेज से निकलना होगा या मुझे निकाल दो। ना तुम्हें कॉलेज से निकाल रही हूं, ना इसे कॉलेज से निकाल रही हूं। और दोनों चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठो, वरना दोनों को दो दो थप्पड़ लगाऊंगी मैं। घर का माहौल काफी गर्म हो जाता है। कोई भी खाना नहीं खाता और सब ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में महिमा अपनी क्लास में ना जाकर वहीं कॉलेज के पार्क में बैठ जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि समीर कब उसकी बहुत सारी फोटो ले लेता है। फिर वो महिमा के पास जाता है। हेलो, अब ठीक हो तुम? अरे आप, सॉरी, कल मैं गुस्से में थी। पता नहीं आपको क्या क्या अनाप शनाप बोला होगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महिमा है। नाइस नेम। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। समीर महिमा को उसकी फोटोज दिखाता है और फोटो देखकर महिमा को यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी सुंदर भी लग सकती है। हैरान हो रही हो? मैंने कहा था ना कि तुमने मेरी नजर से नहीं देखा। देखो तुम कितनी सुंदर दिखती हो। मेरे साथ काम करोगी? महिमा तो अपनी फोटो देखकर इतना हैरान हो रही थी। वो समीर से कहती है कि वो अपने मम्मी पापा से पूछकर बताएगी।
घर जाकर महिमा अपने मम्मी पापा को सारी बात बता देती है और वो फोटोज भी दिखा देती है। फोटो देखकर वो दोनों भी हैरान थे। देखो बेटा, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि तुम मॉडलिंग करो, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम दुनिया को दिखाओ कि काले होने से कुछ नहीं होता। काला इंसान भी खूबसूरत हो सकता है, इसलिए तुम कुछ दिन काम कर सकती हो। ये सुनकर महिमा बहुत खुश हो जाती है और जब ये बात गुंजन को पता चलती है तुम और मॉडलिंग, लगता है तुम्हारा फोटोग्राफर अंधा है। एक खाली कलूटी में उसने क्या देखा, वही जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया। महिमा 2 महीने समीर के साथ काम करती है और एक फेमस मैगजीन के फ्रंट पेज पर आती है। सभी लोग हैरान थे कि एक काली लड़की भी इतनी सुंदर दिखाई दे सकती है। गुंजन को अपनी बातों पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो महिमा से कहती है, सॉरी महिमा, सच में तुमने कर दिखाया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम चेहरे से नहीं, तुम दिल की भी बहुत सुंदर हो, मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दो, सॉरी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन हो और मैंने बचपन से तुम्हें अपने दिल से अपनी बहन ही माना है। चलो गिले शिकवे दूर करते हैं और एक अच्छे से पार्टी करते हैं। महिमा ने सबको बता दिया कि रूप रंग गोरा होने से कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत, आपका हुनर और आपका दूसरों के प्रति व्यवहार ही आपको इस दुनिया में अच्छा बनाता है।